आज हमारे साथ स्टूडियो में इस मैटर पर बात करने के लिए मौजूद हैं आर्मी के एक वो अधिकारी जो काफ़ी दिनों से मुझसे जुड़े हुए हैं। या कोई जवान जब अपना खुद का घर बनाता है तो पूरी जान उसमें डालकर उसको बनाता है। बिल्कुल। और वो कभी भी नहीं सोचता कि मेरे घर में कुछ कमियां हो। हाँ। सेम ये जो 4 साल का है, ये एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे नौकरी होगी। किसी को भी एक ट्रेडिशनल तरीके से उसके अंदर जुड़ने की खासियत पैदा नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, वो ये उसके अंदर ये चीज नहीं आएगी कि ये मेरी रेजिमेंट है। जैसे रेजिमेंटें हैं जो बहुत सारी, जो भावनाएं भावनाएं राजरिफ है, राजपूत है, जो पुरानी 1700 के 1600 के टाइम की रेजिमेंट है, उनमें होती कि आज बुजुर्ग जो मैं पुराने बुढ़े जो ब्रिगेडियर हैं, कभी ना कभी जिस मुहिम में आप लगे हुए मैं आपका साथ दूं। जी जी। आज ये मौका मिला कि टीओडी जिसे ये अग्निपथ कह रहे हैं, एक्चुअली गवर्नमेंट और जो भी रनिंग या रूलिंग पार्टी है, इन लोगों ने क्या सोच के ये प्लान किया है आई डोंट नो, बट जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है एक 25 साल का जो फौज का, तो मैं चाहूँगा कि ये लगाने से पहले इसे एक शॉर्ट टर्म में एक अलग से एक्सपेरिमेंट कर लेना चाहिए था। इसको फुली इस्टेब्लिश करने की बजाय इसे टुकड़ों में या किसी एक रेजिमेंट में लगा के देख लेते। हमारे पास बहुत तरीके हैं। कोई किसी एक पर्टिकुलर सेंटर में हैं जिनको ट्रेनिंग का और सेना का ज़्यादा अनुभव था, उनकी कैजुअलिटी कम है। मैं नहीं कहता कि कैजुअलिटी नहीं हुई, उनकी कैजुअलिटी बहुत कम है। और जो भी यंगर्स हैं, कम अनुभव के लोग थे, उनमें स्पिरिट और जोश था, लेकिन वो जोश हमेशा काम नहीं आता। बंदूक की गोली जोश से नहीं रुकती है, माइंड गेम खेलना पड़ता है ट्रेनिंग का अपने। आज इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले मैं हमारे युवाओं को कहना चाहता हूं कि जो कॉन्फ्रेंस हुई है हमारी टीओडी के विषय में, इसमें बहुत से लोग अभी वीडियो के जरिए कुछ अफवाहें फिर फैला रहे हैं। सबसे पहली अफवाह फैल रही है कि टेस्ट कैंसिल हो गया, जो एयरफोर्स चीफ ने कहा है फलाना लिखना, वो गलत है। अभी जो एयरफोर्स चीफ ने कहा है वो सिर्फ इतना कहा है कि जो न्यू रिक्रूटमेंट होगा, नई एंट्री होगी। नई एंट्री का मतलब एस से शुरू होती है, जो उनके वहाँ टेस्ट पहले होता है और वहाँ जहाँ से वहाँ का टेस्ट होगा, न्यू एंट्री सारी उसके तहत होंगी। जो हमारी एग्जाम पेंडिंग है वो प्लस उनकी जो ज्वाइनिंग है वो टीओडी के तहत नहीं है। अभी तक उसकी कोई घोषणा नहीं है। उसके लिए मैं पहले भी बताया था कि उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला है। जब पड़ेगी तो हम आपके साथ हैं। इसके बाद मैंने पहले कह दिया था कि अगर ये सही भर्तियों पर होती है तो उसके लिए हम आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। आंदोलन कब, कहाँ, कैसे करना है, 100% दिल्ली में होगा और बहुत भयंकर और बहुत बड़ा आंदोलन होगा, क्योंकि सरकार की गलत नीति है। इस विषय में इस पर चर्चा करेंगे। और हमारे सैनिकों को भी कहना चाहता हूँ कि ये एक सरासर 75% सैनिकों की पेंशन पर कैंची है। भविष्य में वहाँ एक सवाल आया था कि अफसरों की पेंशन, अफसरों को भी इसके तहत ला दो, तो जवाब नहीं दे पा रहे थे। अफसरों ने अपने बच्चे, नेताओं ने अपने बच्चे और अपने आप को सैप रखा है। ये कैंची चली है जवान, किसान और उनके बच्चों पर और उन खुद पर। तो मैं चाहता हूँ इस वीडियो में आज मोटा मोटा डिस्कस करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। सबसे पहले तो आज जो हमारे तीनों सेना अध्यक्ष, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, और हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब, जिन्होंने कॉन्फ्रेंस करके एक टीओडी, टूर ऑफ ड्यूटी की घोषणा कर दी, जिसको अग्निपथ का नाम दिया गया है। उसमें क्या क्या घोषणा हुई है, उन चीज़ों के बहुत सारे वीडियो चल रहे हैं, न्यूज़ भी तोड़ मोड़ कर बता रही है। लेकिन यहाँ मैं कुछ एक सवाल करना चाहता हूँ जो कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछे गए थे, लेकिन उन्होंने उनका ठीक से जवाब नहीं दिया। एक सबसे बड़ा अच्छा सवाल मेरे को जो उसमें बीच में लगा, किसी पत्रकार ने पूछा था कि क्या अफसरों के लिए भी भविष्य में लागू होगा, लेकिन ना तो तीनों सेनाध्यक्ष और ना ही वहाँ बैठे डिफेंस मिनिस्टर साहब उस सवाल को टाल मोड़ गए। तो सबसे पहले मैं आज इसमें यह भी सवाल मैं करना चाहता हूँ मेरी तरफ से। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे तीनों सेना कमांडो ने सरकार के आगे कहीं ना कहीं नतमस्तक होकर अपने आप को सरेंडर कर दिया। सरकार के दबाव में आकर जो आज उन्होंने फैसला लिया है, ये फैसला देश की तीनों सेनाओं को कमजोर करेगा।
और कहीं ना कहीं जो उनके बयान में बौखलाहट थी, ये आर्मी चीफ हैं, नेवी चीफ हैं, एयरफोर्स चीफ हैं, जो उसमें पढ़ पढ़ लिख लिख कर बयान दे रहे हैं। 1 घंटे की कॉन्फ्रेंस में वो अपने दिल से बोल रहे हैं कि हम बहुत दिनों से तैयारी कर रहे थे। तो श्रीमान, आप तैयारी कर रहे थे तो आपको जरूरत क्या थी? आप कागज से जवाब दे रहे हो। ये तैयारी नहीं, ये आपके ऊपर प्रेशर है। ये मोदी जी की जो सरकार को, जिसको हम बहुत ही बड़ा देशभक्त मानते थे और हकीकत में बहुत अच्छे काम भी किए हैं मोदी गवर्नमेंट ने, और हम भी आज तक मोदी भगती थे, लेकिन इस फैसले के बाद मैं मोदी जी से साफ साफ कहना चाहता हूं कि अगर ये आपका फैसला है, आपकी सरकार का फैसला है, तो भविष्य में कहीं ना कहीं आपको इसका हर्जाना भुगतना होगा। हमारे सेना अध्यक्ष से मैं सिर्फ निवेदन ही कर सकता हूं, क्योंकि मैं तो खुद एक रिटायर्ड सैनिक हूं, लेकिन जब बात देश की आती है, जब इस वर्दी की आती है, तो बोलना बहुत जरूरी है। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आपने सरकार के आगे झुककर, पता नहीं किस भावना से, कौन सी आपके अंदर वो हुई कि आपने जो ये गलत चीज स्वीकार करी, जबकि आपके दिलों के अंदर, आप अगर इस वर्दी को पहनकर अपने दिल से पूछोगे कि हाँ ये गलत है। बहुत से हमारे रिटायर्ड पूर्व जनरल साहब, बहुत से लेफ्टिनेंट जनरल साहब जिन्होंने सरेआम इसका विरोध किया, बहुत से हमारे वेटरन्स है जो अफसर से भी रिटायर्ड है, जवान रेशियोज है, 99% लोग इसका विरोध कर रहे हैं कहीं ना कहीं दबी आवाज में। यहां मैं एक चीज, इस विषय को आगे बढ़ाने से पहले हमारे युवाओं को एक चीज और बता देता हूं। कुछ चीजें अभी इसमें क्लियर नहीं हुई हैं। जैसे सबसे बड़ा, अभी जो एग्जाम की तैयारी कर रहे थे युवा, मैं एक के बीच में बताऊंगा कि एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ है। मैं भी 1-2 लाइव यूट्यूब वगैरह देख रहे थे कि भाई एयरफोर्स चीफ ने जो कह दिया कि क्या एग्जाम टीओडी के तहत आएगा, जो उनकी ज्वाइनिंग है वो आएगा। उस एग्जाम को, जो उनके बयान को कुछ लोग तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, ये गलत है। अभी तक उस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक या किसी भी ऐसे स्टेटमेंट में नहीं कहा गया है कि सेना का एग्जाम कैंसिल होगा। तो यहाँ मैं बता देना चाहता हूँ कि एग्जाम कैंसिल नहीं होगा। अभी भी जो एयरफोर्स की ज्वाइनिंग है उसके लिए भी कहीं नहीं, मतलब स्पष्ट नहीं किया गया कि वो टीओडी के तहत आएगी, और ना ही आर्मी एग्जाम टीओडी के तहत आएगा। जो आर्मी एयरफोर्स चीफ ने जो कहा है, वो कहीं ना कहीं सिर्फ एक बात कही है कि जो फ्रेश टेस्ट वगैरह होंगे, जो फ्रेश एंट्री होगी, वो टीओडी के तहत होगी। हमारे जो भी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूँ कि अपने टेस्ट की यथावत तैयारी करें। जो ज्वाइनिंग वाले हैं वो ऐसे कैसे रहें, अभी स्पष्ट नहीं है। मैं खुद आज ये कि मेरे पास RTI एक मैं तैयार कर रहा हूँ, और इसको मैं खुद अभी आर्मी हेडक्वार्टर, एयरफोर्स हेडक्वार्टर, रक्षा मंत्रालय और नेवी हेडक्वार्टर तीनों जगह भेजकर हम इन चीज़ों को क्लियर करेंगे कि पहले के एग्जामों के लिए वास्तव में ये आप कैंसिल कर रहे हो या नहीं। क्योंकि उसके बयान में फिर कह रहा हूँ कि बहुत से, अभी मैंने एक एकेडमी के किसी अफसर का वो देखा, वो बच्चों को कह रहे हैं एग्जाम कैंसिल हो गया, नहीं हुआ है। और आगे भी मैं इस चीज़ में डिस्कस करूँगा। डिस्कस करने से पहले जैसे मैंने मोटे मोटे पॉइंट तैयार किए हैं, मैं चाहता हूँ उन पर आज डिस्कस होगी। हमारे साथ एक और रिटायर्ड अफसर हैं जो बैठे हैं, वो स्टूडियो में फ्रंट में न आकर पीछे से कुछ पॉइंट हैं जिन पर डिस्कस करेंगे मोटे मोटे। और सबसे बड़ी बात है कि वो अधिकारी जो काफ़ी दिनों से मुझसे जुड़े हुए हैं, और ऐसे किसी भी मुद्दे पर मैं बीच बीच में इनसे मैं सलाह लेता रहता हूँ। इन्होंने पैरा एसएफ से लगाकर NSG और कारगिल जैसे युद्ध में मतलब अहम रोल निभाया है, और काफ़ी अनुभव है इनको। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इनके दिलों में हमेशा जवानों के प्रति लगाव रहा है, और ये अफसरों से ज़्यादा आज भी जवानों से मिलते हैं। और जवान भी जो इनसे जुड़े हुए हैं, जो इनसे मिलते हैं, तो वो मतलब मुझे इनका पहले इनसे नॉलेज नहीं था। किसी जवान ने मुझे बताया कि भाई वो साहब जवानों के फेवर में हमेशा काम करते हैं, जवानों से विषय में बात करते रहते हैं। तो तब से मेरी मुलाकात थी। तो मैं चाहता हूँ कि आज टीओडी के मुद्दे पर भी इनसे ही लंबी चौड़ी बातें की जाए। ये बताएंगे क्योंकि एक पॉइंट उसमें जो पूछा गया सेना अध्यक्ष से, एयरफोर्स चीफ से, नेवल चीफ से, कि क्या इतने शॉर्ट टर्म में आप उनको तैयार करके और भेज दोगे बॉर्डर पर, या जो आपकी वास्तव में स्थिति है वहां लड़ने के लिए उन जवानों को भेजा जाएगा। एक कहीं ना कहीं बात चली थी कि भाई कारगिल के बाद में इसको डिस्कस किया गया। आपको बता दूं कि कारगिल में
जितनी 90% कैजुअलिटी नए अफसर्स और नए जवानों की हुई है। जितने भी हमारे अनुभवी, आप उसका रिकॉर्ड देख लो, उससे पहले 1965 का 71 का जो भी अनुभवी लोग हैं जिनको ट्रेनिंग का और सेना का ज्यादा अनुभव था, उनकी कैजुअलिटी कम है। मैं नहीं कहता कि कैजुअलिटी नहीं हुई, उनकी कैजुअलिटी बहुत कम है। और जो भी यंगर्स हैं, कम अनुभव के लोग थे, उनमें स्पिरिट और जोश था, लेकिन वो जोश हमेशा काम नहीं आता। बंदूक की गोली जोश से नहीं रुकती है, माइंड गेम खेलना पड़ता है, ट्रेनिंग का अपने उन चीजों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये जो गलत निर्णय लाए हैं, साफ साफ तो ये है कि इनको कहीं ना कहीं जो बजट कम करना था, सैनिकों की पेंशन को, क्यों पैरामिलिट्री फोर्स वगैरह की तो पहले ही बंद हो चुकी है, और आगे इन सैनिकों की भी 75% बंद कर दी। मैं तो कहता हूँ कि ये सीधा सीधा नेताओं का और कहीं ना कहीं अफसरों का प्रॉफिट का है कि जो बाद में पक्के होंगे तो उनकी जेब भरी जाएगी। तो ये सब डिस्कस पहले मोटे मोटे पॉइंटों पर मैं चाहता हूँ कि सर आप बताएं कि क्या क्या पॉइंट आपने वहाँ लिखे थे उस कॉन्फ्रेंस के समय, हम बैठे बैठे सुन रहे थे, तो बताइए सर। नमस्कार रविंदर जी, जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे मौका दिया। जी, और मैं बहुत दिनों से आपका चैनल कंटिन्यू देखता आ रहा हूँ, थैंक यू सर। और मैं चाहता था कि कभी ना कभी जिस मुहिम में आप लगे हुए मैं आपका साथ दूँ। जी जी। आज ये मौका मिला कि टीओडी जिसे ये अग्निपथ कह रहे हैं, एक्चुअली गवर्नमेंट और जो भी रनिंग या रूलिंग पार्टी है, इन लोगों ने क्या सोच के ये प्लान किया है आई डोंट नो, बट जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है एक 25 साल का जो फौज का, तो मैं चाहूँगा कि ये लगाने से पहले इसे एक शॉर्ट टर्म में एक अलग से एक्सपेरिमेंट कर लेना चाहिए था। इसको फुली इस्टेब्लिश करने की बजाय इसे टुकड़ों में या किसी एक रेजिमेंट में लगा के देख लेते। हमारे पास बहुत तरीके हैं, कोई किसी एक पर्टिकुलर सेंटर में 40 जवान या 100 जवान या 50 जवान करके देख लेते। सबसे बड़ा जो गैप आएगा, अभी जो ऑफिसर्स जवान जेसीओज के बीच में जो एक कॉम्बिनेशन या बोलते हैं कच्चे धागे की फौज, वो टूट जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जब एक जवान को ऑलरेडी ही पता होगा कि मुझे सिर्फ 4 साल ही नौकरी करनी है, तो वो किसी भी सीनियर की रेस्पेक्ट करना तो बंद ही कर देगा। हाँ बिल्कुल, ये तो जो आपने पॉइंट दिया है, मैं काफी दिन से इसमें दोनों ही चीज आएंगी। एक तो रिस्पेक्ट कम होगा, जिसको कन्फर्म हो जाएगा कि मुझे जाना है। दूसरी कहीं ना कहीं देखो, आप अफसर हो, इस चीज से अपने ऊपर ना लें, क्योंकि मैं कई बार, ज्यादातर मेरे को लोग बोलते हैं कि मैं अफसर विरोधी हूँ, तो मैं तथ्यों के आधार पर बात करता हूँ। इसमें दोनों फैक्ट होंगे, कहीं ना कहीं गुलामी भी बढ़ेगी उन जवानों की जिनको परमानेंट होना है। एक तो करप्शन बढ़ेगा, 4 साल के बाद लोग या तो घूस देकर पक्का होंगे, या फिर मैं बार बार जो कहता हूं कि अब पता नहीं आपने किया नहीं किया, बहुत से हमारे 20% सैनिक इन्हीं कामों में लगे हुए हैं, किसी के कुत्ते घुमाने में, घरेलू कामों में। हालांकि पहले कम था, बोलते थे ना, पहले सहायक और बटमैन बोला जाता था, अब तो बदुआ मजदूर बना दिया गया। तो ये दोनों ही चीज बढ़ेंगी, और आप कंटिन्यू रखें। देखो रविंदर जी, मैं एसएफ फोर्स से था और मैंने कभी भी अपने साथी को कभी अपना सर्वेंट नहीं समझा, हमेशा बड्डी समझा। और हमारी एसएफ में बड्डी मीन्स मैं उसका काम करूंगा, वो मेरा काम करेगा, जरूरत के वक्त वो मेरा साथ देगा और मैं उसका साथ दूंगा। हाँ, कुछ एक गंदी मछलियां पूरे तालाब को गंदा करती हैं, तो आप कहीं ना कहीं आप सही हैं कि जो लोग जवान या जेसीओज को अपना नौकर समझ के काम करते हैं वो गलत है। बट आई वांट टू क्लियर समथिंग कि देखिए, अब हम पहले बात करते हैं इस पे बिल्कुल, आज का विषय जो टीओडी है, अब टीओडी पर ही बातें करें। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर होती है और किसी इमारत को बनाने का ठेका लेती है। जी जी। वो लेबर कभी भी नहीं सोचती कि ये बिल्डिंग बहुत मजबूत बने और मैं इसकी टाइम से इसकी तराई करूं, पानी डालूं इस पे, इसकी बनावट में कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। वो क्या करती है कि मेरा 3 महीने 6 महीने का मेरा लेबर का कॉन्ट्रेक्चुअल है, मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करूं, अपनी तनख्वाह लूं और निकल जाऊं। लेकिन जब एक इंसान या कोई जवान जब अपना खुद का घर बनाता है तो पूरी जान उसमें डालकर उसको बनाता है, और वो कभी भी नहीं सोचता कि मेरे घर में कुछ कमियां हो। सेम ये जो 4 साल का है, ये एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे नौकरी होगी। किसी को भी एक ट्रेडिशनल तरीके से उसके अंदर जुड़ने की खासियत पैदा नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, वो ये उसके अंदर ये चीज नहीं आएगी कि ये मेरी रेजिमेंट है। जैसे रेजिमेंटें हैं जो भावनाएं, राजरिफ है, राजपूत है, जो पुरानी 1700 के 1600 के टाइम की रेजिमेंट है, उनमें होती कि आज बुजुर्ग जो मैं पुराने बुढ़े जो ब्रिगेडियर हैं या जेसीओ जवान हैं जो जिनसे कभी मिलते हैं, तो बोलते हैं कि अरे मैं राजपूत रेजिमेंट का था,
मैं राजरिफ का था, मैं मैकेनाइज का हूँ। तो ये बातें अब इन जवानों में वो चीजें नहीं आएंगी। हाँ, वो स्पिरिट एक भावना अपना नहीं होगा। एक टीम, और जो बोला है सभी अध्यक्ष ने बोला है, सीनियर्स हैं, लेकिन जिन्होंने बोला है कि इससे एक डिसिप्लिन पैदा होगा बाहर की सोसाइटी में, और वो इससे ये पैदा कर लेंगे कि हमारे अंदर एक स्किल डेवलपमेंट हो जाएगा। तो जो आज फौजी जा रहा है 15 साल 17 साल या 24 या 28 या 32 में, तो आज क्या उसमें स्किल कम है? वो बेरोजगार घूम रहे हैं। और बाहर की जो जनता है वो सिर्फ उन्हें एक गार्ड ड्यूटी से अलावा कुछ नहीं देती है, जवान जैसी उसको। हाँ बिल्कुल। या फिर कोई बहुत थोड़े ऊंचे उस पे सिक्योरिटी पे पद पे बैठा देते हैं। तो 4 साल में हम ऐसा क्या स्किल डेवलप कर देंगे जो वो बाहर जाके उसे दूसरी नौकरी मिल जाएगी। जी जी, ये भी एक पॉइंट मेरे भी दिमाग में आ रहा था कि जो एक तो 4 साल के बाद बोलते हैं उनको स्किल करके भेजेंगे, उनको क्या जॉब देंगे, और जो परमानेंट रह जाएंगे 25% वो आएंगे तो उनके लिए क्या बचेगा? या जो अभी हैं वर्तमान में, मैं ये कहना चाहता हूँ जो सैनिक है, क्योंकि आज ये 4 साल है, धीरे धीरे 8 साल या 12 साल बाद में ये धीरे धीरे पूरी बदली हो जाएगी फौज। लेकिन जो आज सर्विस कर रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आज आप चुप हो। ये भविष्य में जो OROP बनाया गया है आपकी जो पेंशन को प्रमोट करने के लिए, आपको जॉब देने का सिस्टम, वो तो सारा यही 4 साल वाले ले जाएंगे। आप लोग क्या करोगे? आप घंटा घुमा के और शिवल में आके भी फिर ऐसे रहोगे। तो ये पॉइंट आपने सही कहा। देखिए रविंद्र जी, जो कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है, ये जो तैयारी थी, ये जो हमारे लेट CDS विपिन रावत जी हैं, हाँ, उनके हाँ, टाइम से चल रही थी। बट जनरल रावत वाज नॉट रेडी टू फॉर दिस, और उन्होंने बिल्कुल साफ मना करा था। जहां तक कि ये बहुत पुरानी न्यूज है, ये TOD की तैयारी इस गवर्नमेंट की काफी पहले से थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। उनके साथ जो हादसा हुआ भगवान जाने। बट जो एक हमारा ट्रेनिंग का मोटो होता है, स्पेशली जब हम कमांडोज ट्रेनिंग करते हैं, जवान या ऑफिसर्स को जब हम ट्रेनिंग करते हैं IM में, NDA OTA में, या सारे रेजिमेंटल सेंटर में या NSG में, तो हम उन्हें सिखाते हैं कि लड़ाई में पसीना बहाओ, ट्रेनिंग में पसीना बहाओ और लड़ाई में खून बचाओ। बट यहाँ जो नेवी चीफ कह रहे थे, या बाकी जो समझ रहे हैं लोग, कह रहे हैं कि ट्रेनिंग हम कम कर देंगे, और ये बाद में। भाई जब वो ट्रेनिंग ही नहीं सीख पाएंगे, तो वो जब ट्रेनिंग में पसीना ही नहीं बहाएंगे, लड़ाई में खून कहां से बचा पाएंगे? ये पॉइंट मेरे उस समय भी 2.5 साल की ट्रेनिंग को वो 6 महीना कर रहे हैं। नहीं, जैसे आर्मी का कैसे होएगा ये? मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे आर्मी का बताया गया 10 वीक का कर दो, उन्होंने बताया 22 वीक कर दो। यहाँ एक सवाल तो ये खड़ा होता है, मेरे पहले भी दिमाग में आया था, मैंने डिस्कस की थी आपसे, कि या तो पहले जो ट्रेनिंग कराई जाती थी, जैसे 6 महीने बेसिक, उसके बाद उसका लगभग सभी की इन्फेंट्री की, मिनिमम इन्फेंट्री की भी साल से ऊपर होती थी। बाकी जैसे हम इंजीनियर, हमारा इंजीनियर का तो 2-2 साल ट्रेनिंग पीरियड में निकल जाता था। अब अगर वो नहीं कराया जाएगा और काम चलेगा, इसका मतलब तो मैं इस संदेश के जरिए जितने भी रिटायर्ड जनरल हैं, जितने भी आर्मी ऑफिसर्स हैं या एयरफोर्स के, नेवी के, उन सबसे कहना चाहता हूँ, या तो आप लोग गलत थे जो बेकार में इतने लोगों को इतने समय बर्बाद करते थे, सेंटर में इतने लोग ट्रेनिंग देते थे। अगर आप सही थे और आप चाहते हो, कहते हो कि नहीं वो तरीका सही था, तो फिर आज आप चुप क्यों हो? आप क्यों नहीं बोलते कि आज 10 वीक ट्रेनिंग करके या 22 वीक करके, सिर्फ 6 महीने करके क्या पाकिस्तान से, चाइना से लड़ा जाएगा? तो ये मैं पूछना चाहता हूं सरकार से और उन सभी अफसरों से। ऐसे बहुत से कम, मैं इनसे 2 दिन से रिक्वेस्ट करके कि भाई चलो मैं खुद वहां पहुंचूंगा या आप करके मेरे साथ आओ, तो तैयार हुए हैं। हालांकि बहुत से जनरल साहब भी इसी विषय में बोल रहे हैं, लेकिन बाकी क्या सिर्फ पेंशन लेने के लिए या फौजी हो? आज फौज का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि हर एक आदमी जो सैनिक जो पेंशन ले रहा है, अगर उसको जज्बा है इस वर्दी का कि ये गलत हो रहा है, तो वो बोले। तो क्या पहले की ट्रेनिंग सही थी, उससे लोग सही थे, तो प्रधानमंत्री जी को अवगत कराएं कि ये आपका, आप 10 साल प्रधानमंत्री रह गए या भविष्य में भी रहोगे, मुझे पता नहीं है। देशभक्ति का जुनून आपके पास है, एक दिन वर्दी पहनकर मिठाई खिलाते हो। ऐसा किसने गुर दिया, किसने बताया कि भाई ये विदेशों की तर्ज पर? जैसे मेरे एक सवाल बीच में आया कि भाई ये इन्होंने विदेशों से स्टडी की है। शायद आपको पता होगा, आपने फॉरेन काटा है, तो फॉरेन की जो पॉलिसी होती है, वहां की जो चेयरपर्सन को कम पेमेंट दिया जाता है, बल्कि ग्राउंड वर्क वाले को ज्यादा है। उस पॉलिसी पे क्यों नहीं है? हमारे अफसर लोग या आप लोग बात करते हो, एक जैसा मैच होता है बाहर, क्यों नहीं इस विषय पर करते? या किसी भी आज कंट्री में कहीं भी, क्योंकि लगभग कितने ही देश अंग्रेजों के गुलाम थे, ब्रिटिश राज ही चलता था बोलते थे ऑल वर्ल्ड में, लेकिन उन सभी ने ये सहायक प्रथा, ये इस तरह की घटिया चीजें अपनी आर्मी में चेंजमेंट लाया है।
बिल्कुल लेकिन सही है रविंद्र इसके जी। लिए देखिए जहां तक है, गवर्नमेंट क्या सोच रही है कि ओआरओपी से जो बर्डन उन पे आने वाला था 1.1 पेंशन से, उसे कम करा जाए, और गवर्नमेंट सोचती है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उसे कम करा जाए। तो मेरा रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, या फिर जो भी अभी ऑन ड्यूटी ऑफिसर्स हैं या जो चेयरपर्सन है, इनका और भी तरीका है। अगर इनको सिर्फ 4 साल के लिए नौकरी ही देनी है, तो जो हम बड्डी सिस्टम में जवानों को यूज कर रहे हैं, आप ओनली फॉर बडीज के लिए भर्ती कीजिए, हाँ बिल्कुल, ये हमने ओनली कई फॉर बार लेबर चार्ज के लिए करिए, सिर्फ मेसिंग के लिए भर्ती करिए। और जैसे हमारी नॉर्मल ट्रेड्स हैं जो लड़ाई में नहीं जाती है, ऑपरेशंस में नहीं जाती है, वो सारे ट्रेडमैन हटा के आप 4-4 साल में उनको रोटेट करो। सिर्फ उसे कपड़े धोने हैं, सिर्फ प्रेस करना है, सिर्फ खाना बनाना है, या सिर्फ और कोई ऐसी मदद करनी है जो वो सिर्फ इन पीस स्टेशन रह के कर सके। या फिर जो हम हाइल्टीट्यूड में जो हम यूज करते हैं, जो लेबर हम हायर करते पोर्टर हैं, वगैरह आएगा। जो हम ये लोग हायर करते हैं, आप 4 साल के लिए उनको यूज करो। बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम इन्हें ऑपरेशंस में यूज करेंगे। हाँ तो आई थिंक दैट आर्मी विल सफर ड्यू टू द लैक ऑफ एक्सपीरियंस, जनरेशन गैप होगा। ऑफिसर एंड सीनियर विल सफर फॉर गुड कोऑपरेशन एंड कंट्रोल एंड कमांड। सिक्योरिटी थ्रेट विल इंक्रीज फर्दर, सक्सेस रेट विल डिक्रीज इन ईच एंड एवरी टास्क एंड ऑपरेशंस। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट कि आप इसे लगाना चाहो तो पीस स्टेशंस में लगाइए, लेबर चार्जेस में लगाइए, ट्रेडमैन्स के जो काम है, जो हथियार नहीं उठा रहा है, ऑपरेशंस में नहीं जा रहा है, उनमें यूज कर लो। बड्डी सिस्टम को हटा बड़ी दो। सिस्टम में 20% लगे हैं, 20 आप नहीं उन है। पे ट्रायल कर लो। देखिए आप की जो मैं हर वीडियो देखता हूँ, आप जो दिखाते हैं, आप पूरी कोशिश करते हैं 100%, लेकिन मैं कह रहा हूँ उससे भी ज्यादा लोग ऐसी जगह यूज हो रहे हैं जो फ्रंट में नहीं खेलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो मैं ये देखो, आपने जो एक सीडीएस का जिक्र किया था, मैंने 2017 में दिया, तब भी सीडीएस साहब से हमारी मुलाकात हुई थी, और उन्होंने इसमें कहा था कि भाई हम पीस स्टेशन में सहायक के लिए मतलब अलग कुछ भी उपलब्ध जनरल करेंगे। रावत 5 स्टार, उनका यही मानना था कि जो भर्ती हम 10,000 अलग से सहायक, करेंगे। हाँ, वो 10,000 सहायकों के लिए था। अलग से भर्ती करना हाँ। चाहते थे, लेकिन गवर्नमेंट में या इनमें क्या डिस्प्यूट रहा मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, और मैं किसी पे ब्लेम या उंगली नहीं उठा सकता हूं, मैं उस पद पे नहीं हूं आज के दिन। लेकिन कहीं ना कहीं जनरल रावत के जाने के बाद ये बहुत बड़ा झटका लगेगा सिक्योरिटी को, जो नहीं लगना चाहिए। अब एक अनएक्सपीरियंस बंदे को आप उस जगह भेजने की तैयारी कर रहे हैं जहां सिर्फ 3 साल, देखिए 4 साल में उसे 6 महीने की ट्रेनिंग, जो कि 1 साल मिनिमम चाहिए, उसे आधा कर दिया गया। और ऑफिसर्स की तो चलो बात छोड़ते हैं, अभी जवान जैसे उसकी चल रही है, जवान के लिए भर्ती कर रहे हैं, उसे भी मिनिमम 1 साल की ट्रेनिंग चाहिए। उसके बाद में 4 साल में भाई आप उसे छुट्टियां भी देंगे, है ना? तो 1 साल की छुट्टी, फिर वो 2.5-3 साल के लिए उसे फौज में लेके कर क्या रहे? तो आप लेबर चार्ज के लिए भर्ती कर लो। अभी तक देखो, हमने रेजिमेंटों में जब जो भी सर्विस किया, जहां भी होता था, तो मैंने एक चीज सुना था, इवन सभी रेजिमेंटों में, कि ट्रेनिंग के बाद जब भी कोई नया लड़का आता है, वो 1.5-2 साल के बाद में यूनिट में, रेजिमेंट में आता है, और उसके बाद में भी बोलते हैं कि उसकी मिनिमम यूनिट सर्विस से 2 या 3 साल हो, तब उसको फील्ड में आरआर में भेजा जाए। क्या वो सब पॉलिसियां आज एक ही दिन में इन तीनों जनरलों ने तोड़ दिया? क्यों नहीं उसको आते ही आरआर में भेजा जाता था? और ऐसे बहुत से मैंने देखा है कि ज्यादातर जैसे वॉलेंटियर लड़के तैयार हो जाते थे, पता नहीं किस कारण, लेकिन वो भी मिनिमम यूनिट सर्विस करीबन 1.5 या 2 साल बाद भेजे जाते, यानी 2 और 4 साल के बाद जाते थे, और उनकी कैजुअलिटी भी ज्यादा है। आप आरआर की या कहीं के भी निकालो, एकदम फैक्ट बातें हैं आपकी, फैक्ट इस पर क्यों नहीं? बाकी आप बाकी अपने जो आपके कॉन्टेक्ट में है, बहुत से आप ज्यादा मेरे साथ जितने भी अधिकारी हैं जो हाँ, उन रिटायर्ड सबसे- हैं या ऑन ड्यूटी हैं, उन सबका यही मानना है कि ये जो भी फैसले शायद मे भी किसी प्रेशर में लिए जा रहे हैं, या अनएम्प्लॉयमेंट को या ओआरओपी का जो बर्डन बजट का आने वाला था उसके लिए, नहीं, ये उससे सब फिर चीजों देश को को- हैंडल करने के और भी तरीके हैं, सरकार गुमराह ना करे देश को। बिल्कुल सही है। और कोई इसमें मोटा कोई आपका अगर पॉइंट है तो आप उस पर एक बार थोड़ा मोटा मोटा फोकस देखिए रविंदर जी, मोटा मोटा यही है, ये एक तरीके से ऐसा हो जाएगा जैसे अनाड़ी और खिलाड़ी का मैच कराना, जैसे इंडिया का बरमूडा के साथ मैच कराना। जी जी। एक्सपीरियंस टीम जब खेलेगी तो धुआंधार खेलेगी, अनाड़ी हारेगा ही हारेगा। बेशक वो 1-2 6 मार दिए, 1-2 4 मार दिए, तो वो जनता खुश हो जाएगी, वो गलत बात है। बट जब एक एक्सपीरियंस प्लेयर जब खेलता है तो उसे पता होता है कि फास्ट बॉल पे कैसे खेलना है, लो बॉल पे कैसे खेलना है, अपने आप को बचाना कैसे है। 4 साल में ये सब चीजें नहीं आ सकती। फिर क्यों एक अडानी अंबानी या फिर माइक्रोसॉफ्ट गूगल वो बोलती है कि एक्सपीरियंस लोगों को ज्यादा बड़ा पैकेज देंगे हम, फिर वो एक नए लड़के को पैकेज क्यों नहीं दे देते? आपने ये पॉइंट भी बिल्कुल पहले भी डिस्कस हुआ था कि भाई कोई भी, चाहे वो हमारा क्रिकेट टीम हो या कोई भी वॉलीबॉल टीम हो, फुटबॉल टीम हो, उसके अलावा जितनी भी कंपनियां हैं, या किसी भी क्षेत्र में आप एक होटल वेटर का भी लोगे तो वो भी बोलेगा कितना एक्सपीरियंस है।
यानी जब सिविल में लोग एक्सपीरियंस मांग रहे हैं और एक्सपीरियंस वाले को ही ज्यादा चॉइस करते हैं कि मुझे एक्सपीरियंस होल्डर चाहिए, तो फिर हमारी जिसने देश की रक्षा करनी है इतने मजबूत स्तंभ में आप कह रहे हो कि सिर्फ 4 साल लेके और उसको निकाल दो, मतलब जब वो एक एक्सपीरियंस होल्डर बन जाएगा तब उनको अंबानी अडानी और इनका टाटा बिरला का गार्ड लगाने के लिए आपने, मतलब ये तो कहीं ना कहीं मैंने पहले भी बोला था कि भाई ये एक जो व्यापारी लोग हैं या बड़े बिजनेसमैन हैं इनके लिए हम एक सिक्योरिटी गार्ड तैयार करके हमारा एक्सपीरियंस होल्डर को हम वहां दे देंगे। एक सबसे बड़ा नुकसान जो ट्रेनिंग में खर्चा आता है एक सोल्जर पे या एक ऑफिसर पे मिनिमम 1 CR का आ जाता है। कितनी बुलेट्स वो खराब करता है, कितने इंस्ट्रक्टर उस पर काम करते हैं, कितना जो एस्टेब्लिश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का इक्विपमेंट का जब वो यूज करता है, ये सब यूज करके हम उसे एक फौलादी सोल्जर बनाते हैं और फिर 4 साल में हम उसे बाहर दे देंगे। इंटरनल थर्ड तो होगा ही होगा, आउटर जो थर्ड है कोई भी फॉरेन कंट्रीज अप्रोच करना स्टार्ट कर देगी। 4 साल बाद आप किसी भी सोल्जर को रोक नहीं पाओगे जब आप कह रहे हो कि वो दूसरी नौकरी करेगा। तो एक ट्रेंड सोल्जर जब बाहर के देशों में जाके भी काम करेगा वो आप रोक नहीं पाएंगे। ये आप मैं मेरे विचार में पहले भी आया था, बहुत से लोगों के हम मैसेज भी देख रहे हैं कि एक इंडियन सोल्जर पूरे वर्ल्ड में माना जाता है कि भारत का जो सिपाही है बहुत ही मजबूत, हर स्थिति में काम करने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो हमारे 15 या 17 साल में रिटायर्ड सोल्जर हैं उनकी डिमांड ऑलरेडी ही हिंदुस्तान के बाहर बहुत ज्यादा है। और अब ये यंग सोल्जर जो एक्सपीरियंस के बाद 4 साल 5 साल के बाद रिटायर्ड होंगे और उनको बाहर का देश अगर पकड़ना शुरू कर देगा तो वही बात है ये तो कि भाई चला तैयार हम करें और कहाँ वो कहीं और आए। तो मोदी जी थोड़ा सा इस चीज के बारे में डिस्कस करें। और कोई ऐसा कोई पॉइंट? देखिए जैसे एयरफोर्स चीफ ने जैसे कहा था कि फर्स्ट बैच में हम बहुत कम संख्या में लोग लेंगे, तो कहीं ना कहीं उनको खुद को इस प्रोजेक्ट पे बहुत बड़ा विश्वास नहीं है और ये उनका मानना भी सही है। और यही मैं रिकमेंड करता, अगर मैं उस जगह किसी भी जगह होता तो मैं यही रिकमेंड करता कि कोई एक पर्टिकुलर रेजिमेंटल सेंटर चूज कर लो, उसमें एक यूनिट ऐसी खड़ी करो या एक यूनिट में ऐसे जवान भेजो जो 4 साल के लिए नौकरी करेंगे। पहले फौज का तो काम ही है पहले वो डेमो कर दी है हर चीज का। हम एक छोटी सी जब कोई अपन एक छोटा सा कोई भी ऑपरेशन करते हैं या फिर कोई छोटी सी एक ड्रिल करते हैं, हम 10 बार उसका इंस्पेक्शन करते हैं, 10 बार हम डेमो करते हैं, फिर हम उसे अपने सीनियर अधिकारी को दिखा के अप्रूव करते हैं। यहाँ इसका कोई डेमो ही नहीं हुआ। आप 40 जवान 100 जवान 500 जवान एक रेजिमेंटल सेंटर में रख लेते, एक यूनिट में भेज दे, उनके बिहेव पे स्टडी करते, कौन सी जल्दी थी। इसका दूसरा उपाय भी था, जो हमारे 17 साल के जवान हैं 24 साल के जवान हैं जो जाना चाह रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो वॉलंटियर रिटायरमेंट जाना चाह रहे थे, आप उनकी सर्विस कम कर देते, आप 12 साल में रिटायरमेंट देना शुरू कर देते। बट ये अचानक एक्सपीरियंस एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करना देश के साथ, ये कहीं ना कहीं रविंद्र जी गलत है। नहीं, ये भी हमने पहले भी एक बार डिस्कस की थी। मैं आज एक बार फिर बता दूं कि मैंने कहा था कि जो स्थायी भर्तियां हैं वो यथावत रहे। बोलते हैं कि भाई लोगों को जॉब देने का है या सबकी इच्छा होती है आर्मी की वर्दी पहनने की, पहनो ना आप, स्थायी भर्ती को यथावत रहो। बाकी देशों में भी है कि कोई वॉलंटरी आना चाहता है तो यहाँ भी 25 साल के बाद 25 से 30 के बीच में या उससे भी पहले जो अपनी इच्छा से वॉलंटियर आ रहा है उसको रखो, और वो 4 साल में जाना चाहे तो भेज दो उसको। लेकिन आप अपने ही परमानेंट सेना को जो छेड़छाड़ कर रहे हैं ये सरासर गलत है। मैंने पहले भी कहा था कि सिस्टम में कहीं ना कहीं कमियां रही हैं। विदेश की तर्ज को देखा गया है लेकिन वही है, उसमें राजनाथ जी कह रहे थे कि हम कॉपी नहीं करते फलाना करते। आप लोग तो बहुत ज्यादा कॉपी करने की कोशिश करते हो लेकिन कॉपी करना भी नहीं आ रहा आपको। जो अच्छे पॉइंट है जो सोल्जर के जो इनके लोगों की भलाई के लिए थे वो नहीं है, आपने सिर्फ जो नेताओं की जेब भरने के लिए उनके लिए ये सिस्टम लागू कर रहे हो। मैं तो सरेआम कहूँगा कि कहीं ना कहीं इसमें सरकार की मंशा गलत है। धीरे धीरे जैसे बाकी डिपार्टमेंट बेच दिया वैसे आज मानो कि हमारा ये डिफेंस सिस्टम भी बिक गया और आने वाले दौर में ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह फौज हो जाएगी जिसके अंदर किसी के अंदर स्पिरिट नहीं होगा कि मैं इस वर्दी के लिए जान दूं या तिरंगे के लिए लड़ूं। ये भविष्य में जनता देखेगी। जी सर। देखिए जैसे अभी एक और इसमें बहुत बड़ा जो वीक पॉइंट आएगा फर्दर आगे फ्यूचर में, ये कहते हैं कि 25% को हम रख लेंगे और 75% को आउट होना होगा। हाँ हाँ। वो जब हम इनिशियली जब हम उन्हें इनरोल कर रहे हैं तो हम एक पर्टिकुलर टेस्ट ले रहे हैं, 4 साल में उनमें ऐसी क्या कमी आ जाएगी या 4 साल में वो 25% ऐसा क्या सीख जाएंगे जो 75% नहीं सीखेंगे। अगर 75% पहले से ही नेगेटिव हैं और 25% पॉजिटिव हैं तो ये ऑलरेडी एक तो इनिशियली इनरोलमेंट में ही कमी हो जाएगी। अगर वो आपका फुल प्रूफ है तो 4 साल में उस 25% में ऐसा क्या इजाफा आ जाएगा। यहाँ फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी कि 25% को निकालने के लिए हम ऐसा क्या टेस्ट लेंगे, और फिर ये सब चीजें ही करते रहेंगे कि फिर टेस्ट लेंगे, फिर पहले भर्ती के टेस्ट, फिर ट्रेनिंग कम और फिर
दोबारा रखने के लिए फिर से टेस्ट। तो कहीं ना कहीं जवान की साइकोलॉजी, सिर्फ मेंटल एबिलिटी उसकी डाउन हो जाएगी कि यार मुझे आगे, या तो देखो फिर वो आप जैसे कहते हो कि बड्डी सिस्टम या लल्ला चौपड़ी शुरू कर देगा कि मुझे तो रहना ही है साहब, हाँ। मुझे बचा लो ही साहब, मुझे, मेरी तो, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, वो शुरू हो जाएगा जैसे सिविल कंपनियों में चलता है। या फिर कहीं ना कहीं टफनेस बढ़ जाएगी, या फिर एरोगेंट हो जाएंगे सोल्जर्स। 75% को जब पता है मुझे जाना ही है, तो वो डिसोबे करना शुरू करेगा। और जैसे जैसे नजदीक चीजें आएंगी कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं है, तो एक जो बोलते हैं कॉपरेशन और टीम स्पिरिट, वो खत्म हो जाएगा, डिसीजन पावर कम हो जाएंगे। हाँ मानता हूं कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, एक नए लड़के का कॉन्फिडेंस जोश बहुत रहेगा, बट रिजल्ट जीरो रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत सी बातें आगे आने वाले भविष्य में फौज के ऊपर प्रभाव डालेंगी। मैं एक बार फिर राजनाथ जी से, मोदी जी से कहना चाहता हूं कि जो चंद एक लोगों ने जो डिसीजन लिया है, ये सेना के लिए खतरनाक साबित होगा। हमारे सैनिकों को भी कहना चाहता हूं कि अगर आज आप नहीं बोलते हो, तो भविष्य में जो ओआरओपी के लिए लड़ रहे हो, अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए लड़ रहे हो, या अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहे हो, वो सारा का सारा जीरो हो जाएगा। जब नए सैनिक ही नहीं होंगे, जब उनकी पेंशन नहीं होगी, जैसे पैरामिलिट्री का मैंने एक वीडियो कल परसों भी डाला था कि 31 साल के बाद सर्विस करने के बाद में वो चौहान साहब की पेमेंट आज भी 14,800 आ रही है। क्यों? क्योंकि उनके नए अगर लोगों की पेंशन नहीं है, तो उनका बढ़ाए तो किस स्तर पर बढ़ाए। और हमारे भी जब ये खत्म हो जाएगा, 25% लोग बचेंगे, तो किस रैंक के आधार पर बढ़ेंगे, उनको क्या क्या सहूलियत होगी, और वो बोल नहीं पाएंगे, सरकार के दब्बू बनकर रहेंगे, और ना तो लड़ाई को लड़ सकते, न देश की रक्षा, ना खुद के लिए लड़ेंगे। बाकी अब काफ़ी समय हो गया है। इस वीडियो में मैं अंत में फिर कहूँगा कि कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं, जिसके लिए मैं आरटीआई डाल रहा हूँ। और जब मैंने पहले ही कह दिया था कि उसके लिए कोर्ट जाना पड़ेगा, तो हम कोर्ट भी जाएंगे क्लियर होने के बाद में, सब चीज़ें क्लियर के बाद में। तब तक गुमराह नहीं हो। आंदोलन की हम आज या कल में डिस्कस करके डेट देंगे, और आगे जो भी हमसे होगा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद सर। और कोई आपका कोई पॉइंट? जय हिंद। थैंक यू रविंदर जी, मुझे भी टाइम देने के लिए। जय जय, बहुत बहुत धन्यवाद। जय। जय।